Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8 of class 12th business studies, and the name of chapter is controlling. Basically in this chapter we will study how a firm controls its employee so that, or how a manager controls its employee so that the organizational goal can be achieved on time with effectiveness and efficiently. So let us continue. कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमने उस परफॉर्मेंस को मेज़र करना है जो हमने एक एम्प्लॉय के लिए तय करी थी। जैसे मान लो मैंने एक एम्प्लॉय के लिए तय करा था कि वो 100 यूनिट बनाएगा या 100 यूनिट को बेचेगा, और अगर वो कितनी यूनिट को बेच रहा है उस परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना उसकी प्लान्ड परफॉर्मेंस से जो उसके लिए की गई थी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो करेक्टिव एक्शंस लेने, या कोई कमी है इन केस ऑफ डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में तो करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। नेचर और फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग क्यों की जाती है? ताकि संस्था अपना गोल अचीव कर सके। इट एम्स टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। और ये इसलिए किया जाता है कंट्रोलिंग, ताकि जो संस्था है वो अपने गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सके, अचीव कर सके। क्योंकि देखो, गोल अचीव होना ही काफ़ी नहीं है, संस्था तरक्की तभी करती है अगर गोल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। कंट्रोलिंग इज़ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, चाहे टॉप है, टॉप वाले किसको कंट्रोल करेंगे, आपस में मालिक जैसे सीईओ इन सबको, या फिर टॉप वाले लोअर मिडिल वालों को कंट्रोल करेंगे, मिडिल वाले लोअर वालों को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो हर लेवल पे कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग इज बोथ अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड मतलब जो हमने प्लान्ड उसके लिए परफॉर्मेंस तय की, फॉरवर्ड और आज जो कर रहा है उससे मेजर करेंगे ताकि जो फ्यूचर में, फॉरवर्ड में फ्यूचर में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो, अच्छी हो। It is also a forward-looking function as it aims to improve future performance. So if we will compare its actual performance with the planned performance, and if there is any deviation, we can take the corrective measures so that the employee's future performance may get improved based on experience gained in the past. Okay. ज़रूरत क्या है कंट्रोलिंग की, आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इंडिस्पेंसेबल है, मतलब इसको मैनेजमेंट से अलग नहीं करा जा सकता। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएगी। तो कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग मदद करती है एक संस्था के गोल्स को पूरा करने में, क्योंकि परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे, अगर ज़रा सी भी कमी है तो एक्शन लेके उस परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे, और फिर एम्प्लॉय तभी अपनी परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से चलाएगा और गोल अचीव होगा। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट्स आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कंट्रोलिंग मदद करती है उन स्टैंडर्ड्स को चेक करने में जो तय किए गए थे, क्या वो अचीव भी थे, क्या वो एक्यूरेट भी थे। जैसे मान लो मैंने एक एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड तय कर दिया कि उसको 1000 यूनिट बेचनी है, और ये एक इम्पॉसिबल काम है और वो सिर्फ 200 बेच पाया, तो एक्यूरेसी मदद करती है जांचने में कि ये जो स्टैंडर्ड तय किया गया था क्या ये सही भी था उसके लिए। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, ये तो सही बात है। कंट्रोलिंग मदद करती है वेस्टेज और स्पॉइलेज को रोकने से, संसाधनों को, है ना, संसाधन वेस्ट ना हो, क्योंकि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे ना कि जो एम्प्लॉय है वो प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो मतलब वो रिसोर्स को वेस्ट कर रहा होगा या स्पॉइल कर रहा होगा। एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव होता है। कंट्रोलिंग कम्युनिकेट्स द रोल ऑफ एम्प्लॉय वेल इन एडवांस। वेल इन एडवांस कैसे, मतलब एम्प्लॉय को पहले ही पता है कि उसको कैसे काम करना है, तो उसका यानी पहले ही तय हो गया ना कि उसको कैसे गोल अचीव करना है। एम्प्लॉय आल्सो नो द स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉय पहले ही स्टैंडर्ड्स भी जानता है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हुई तो उसको मतलब कि तरक्की नहीं मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर उसके हिसाब से हुई तो फिर उसको अप्रेज किया जाएगा। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी
तो संस्था के अंदर कोई भी एम्प्लॉय कुछ करेगा, है ना, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। जैसे आप स्कूल में बच्चों को देखो, आप लोगों को क्यों कंट्रोल किया जाता है? ताकि ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहे। सेम इसी तरह संस्था के अंदर एम्प्लॉयज़ को इसलिए कंट्रोल किया जाता है ताकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जो कि जिसमें हर एम्प्लॉय प्रॉपर ऑर्डर, डिसिप्लिन को फॉलो करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति समर्पित रहे। कंट्रोलिंग से एक्शंस में कोऑर्डिनेशन आता है। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग से दिशा मिलती है कि क्या क्या काम करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी। अब संस्था का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना, उस डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी संस्था गोल अचीव करती है। मान लो जैसे संस्था के अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट संस्था का बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है सब कुछ, पर दूसरे 2 डिपार्टमेंट्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, संस्था गोल अचीव ही नहीं कर पाएगी। गोल तभी अचीव होता है जब संस्था के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करें। अब कंट्रोलिंग के अंदर कुछ कमियां भी हैं, जैसे क्या क्या आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को तय करने में इसमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी आती है। कंट्रोल सिस्टम बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म। जब हमें ये ना पता हो कि अब देखो एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, उसकी क्षमताएं ये थोड़ी पता होती है। वो तो ठीक है, चलो हमें अनुमान लगाते हैं कि आज तक इतना बना रहा है, आगे भी इतना बनाएगा, क्या पता वो ज़्यादा बना दे, क्या पता वो कम बनाए। तो स्टैंडर्ड्स को तय करना, क्योंकि हर व्यक्ति के स्टैंडर्ड्स पर क्या होते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में अलग होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको तय करना। कंट्रोलिंग के ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर लोगे, एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी संस्था के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो गया, लोग सोशल कोजेज़ हो गए या सोशल एक्सेप्टेंस हो गया, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब पे कंट्रोलिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये फर्म के कंट्रोल से परे हैं, फर्म के एरिया ऑफ ऑपरेशन से बाहर है। Controlling function can effectively deal with internal factors. However, it is very difficult to control the external factor. Hope you understand that. Resistance from employee. अब देखो जब एक एम्प्लॉय को कंट्रोल किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम तो होती है कि मेरी फ्रीडम को बांध रहे हैं या मेरे को रोक रहे हैं। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी होती है, एक एम्प्लॉय को पता है कि उसे काम कैसे करना है, तो वो कुछ भी नया सोचेगा ही नहीं या अपने एक्शंस में इम्प्रूवमेंट लाएगा ही नहीं। जब उसे पता है कि मेरे को ऐसे ही काम करना है, तो क्रिएटिविटी भी ख़त्म होती है। एम्प्लॉय ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल। एम्प्लॉय अक्सर कंट्रोलिंग को रोकते हैं बिकॉज इससे क्या होता है, एक्शंस और इन थिंकिंग पे इंटरफेरेंस होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगती है फ्रीडम पे, और एम्प्लॉय इस चीज़ को नहीं चाहता। कॉस्टली अफेयर। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो कॉस्टली तो होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स, मैनेजमेंट का सब कुछ लगता है, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ड्यू टू दिस रीज़न स्मॉल फर्म्स आर अनेबल। अब बड़ी फर्म्स तो इन चीज़ों को कहती हैं, पूरा मैनेजमेंट ये सब चीज़ें, पर छोटी फर्म इन चीज़ों को नहीं सकती इस एक्सपेंसिव कंट्रोलिंग सिस्टम को। तो इसीलिए बड़ी फर्म्स में तो कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा होता है, पर छोटी फर्म्स में कंट्रोलिंग सिस्टम बेकार होता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आइए देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों अलग नहीं हो सकते मैनेजमेंट से, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि कंट्रोलिंग बनी रहे, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चले। देयर इज़ अ क्लोज एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। दोनों में बहुत ही मतलब कि कह सकते हो आप एक नज़दीक की रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख लेना बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, यू कैन राइट दिस, ठीक है ना, बिकॉज के बाद यहाँ पे। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय प्लानिंग। क्योंकि हम कंट्रोलिंग तभी तो करेंगे जब हम प्लानिंग करेंगे पहले कि हाँ इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड्स एडवांस में सेट ही नहीं किए जाएंगे, प्लानड ही नहीं किए जाएंगे, तो मैनेजर कंट्रोल किस चीज़ को करेगा और क्या कंट्रोल करेगा, और वो कंपैरिजन कैसे करेगा, ठीक है ना।
प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। और हमने प्लानिंग करी कि संस्था ऐसे चलानी, पर कंट्रोलिंग कर नहीं रहे, मेजरमेंट कर ही नहीं रहे परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय की, तो प्लानिंग बेकार है। तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग होती है, और प्लानिंग करने के बाद कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, जब एक बार एक प्लान ऑपरेशनल हो जाए, मतलब लागू हो जाए, कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस को, है ना, और डेविएशंस को, जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए करेक्टिव मेजर्स के ज़रिए, है ना, ताकि सब चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शंस में चल सके। प्लानिंग इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवेल्युएटिव। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस एज इट प्रिस्क्रिप्टिव कैसे, सब कुछ लिखित में होता है कि कैसे क्या क्या काम करना है अपने फ्यूचर में, और क्या क्या आपके एक्शंस होंगे ताकि संस्था अपने गोल को क्या करे, अचीव करे। कंट्रोलिंग एक इवेल्युएटिव प्रोसेस है जिसमें इवेल्युएशन किया जाता है स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज एन इवेल्युएटिव प्रोसेस as it evaluates whether planned decision have been translated into desired action। क्या जो चीज़ें तय की गई थी, क्या एम्प्लॉय के एक्शंस उसी हिसाब से हैं, that is controlling। planning is prescriptive, controlling is evaluative, remember this thing। both are backward looking as well as forward looking, we know that। प्लानिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, कि फ्यूचर में आने वाले एक्शंस हमारे क्या होंगे। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, है ना। इंसान जैसे हम कहते हैं ना अपनी गलतियों से सीखता है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि फ्यूचर में मेरे को ये काम नहीं करने हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करता है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है एज इट मेजर्ड एंड कंपेयर, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो पास्ट में स्टैंडर्ड, जैसे मान लो 1 मार्च को स्टैंडर्ड तय किया गया और दिसंबर में मेजरमेंट हो रहा, तो स्टैंडर्ड जो पास्ट में तय हुआ एक्चुअल जो प्रेजेंट में है उससे कंपैरिजन, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग क्या है इसमें कि एज इट एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है, ताकि एम्प्लॉय फ्यूचर में काम अच्छा करता रहे और उसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर की अच्छी हो। एक्सपीरियंसेस के बेस पे होती है ये, है ना, जो उसने पास्ट में गेन किए हैं। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस को देखते हैं, आइए। तो इसके अंदर हमारे 5 स्टेप हैं। पहला, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। दूसरा, मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तीसरा, कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड के साथ। एनालाइज करना कमी को, और जो कमी मिलती है तो एक्शन लेना, और कमी नहीं है तो बस फिर से अब चीज़ें पॉजिटिव चल ही रही हैं। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टेप। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पे परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव भी होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव हो गया कि तेरे को 1000 पीस बेचने हैं। अब ये 1000 पीस इज़ द क्वांटिटेटिव टर्म, और ये उसका टारगेट है। अब उसने बेचे 500, तो हमने कंपैरिजन कर लिया। क्वालिटेटिव में क्या होता है, देयर आर द स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी, जिन्हें हम फिगर्स में नहीं दिखा सकते, जैसे इम्प्रूविंग गुडविल, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, दीज आर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, टाइम के साथ स्टैंडर्ड्स बदलते रहने चाहिए, मॉडिफाई होने चाहिए, है ना। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है वैसा ही एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड तय होना चाहिए। अगर रिजिड स्टैंडर्ड्स होंगे तो देखो, जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें तो रिजिड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, पर अनफेवरेबल कंडीशंस में रिजिड स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं हो सकते। तो स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट द एम्प्लॉय कैन डू हिज और हर एक्शंस एज पर द prescribed actions fixed for him, okay। The second step is measurement of actual performance। Performance should be measured in term of objective and reliable manner। अब परफॉर्मेंस को एक प्रॉपर मैनर में, है ना, जायज़ तरीके से मेज़र करना है। बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस भी कभी नहीं चला करती। संस्था को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है अगर संस्था को वाकई में ही ग्रोथ करनी है। टू मेक द कंपैरिजन ईजियर, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। अब देखो, अगर कंपैरिजन को आसान बनाना है तो जो स्टैंडर्ड तय किए गए उसी से ही परफॉर्मेंस का मेजर हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, जो उसके प्रेजेंट एक्शंस हैं। अब मान लो आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो उस स्टैंडर्ड से जो आपने पहले तय किया, उससे नहीं, अब नया तय कर दिया आपने,
तो कहीं से भी चीज़ें नहीं पॉजिटिव हो पाएंगी या कहीं से भी स्टैंडर्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं करेंगे। जनरली परफॉर्मेंस इज मेजर्ड आफ्टर द टास्क, बट इफ़ पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या होता है कि टास्क पूरा होने के बाद मेज़र किया जाता है, पर अगर टास्क के दौरान भी हो तो भी अच्छा है। हम वेस्टेज को, स्पॉइलेज को, या अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उसको कर सकते हैं, वेस्टेज को रोक सकते हैं। कैन ऑल्सो बी मेजर थ्रू कैलकुलेशंस ऑफ सर्टेन रेशियो, लाइक प्रॉफिट रेशो में कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमा के दिया आपने, इस साल कितना दिया, इन्वेस्टमेंट, ईटीसी, इन पीरियडिक इंटरवल्स, इन सब में हम परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय जो है वो हर साल कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो ये विच मीन्स दैट उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है। थर्ड स्टेप इज एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो गई, अब उसे कंपेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कमी क्या है। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन, ठीक है, तो उस कंपैरिजन से पता चलेगा कमी क्या है प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। कंपैरिजन इज ईजी, कंपैरिजन ईजी तब होता है जब स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म में हो। जैसे मान लो हमने तय कर दिया कि भाई 1 लाख यूनिट तेरे को सेल करनी है, अब ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये देखना कि उसने इतनी करी या नहीं करी। मान लो उसने 70,000 करी तो बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए कंपैरिजन ही, कि देखो यानी इसने ये अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से काम नहीं किया। इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड देन एवरीथिंग इज विद इन कंट्रोल। अगर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो सब कुछ कंट्रोल में है ना, और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बजट का ये पार्ट है। पर अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। आइए देखते हैं वो पॉइंट। हाउएवर इफ़ देयर इज मिसमैच और डेविएशन है, तो अगर डेविएशन कम छोटा है तो उसको एक बार को इग्नोर करा जा सकता है। अगर गलती छोटी मोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर गलती बड़ी है तो फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए गलती छोटी से मतलब ये नहीं है कि छोटी गलती पे भी हमने एम्प्लॉय को समझाना है, पर कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं करना है कि जिससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो गया संस्था का पतन तय है, संस्था की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि संस्था जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे टिकी हुई होती है। एनालाइज डेविएशन, चौथा स्टेप, परफॉर्मेंस कंपेयर कर ली, अब कमी को पहचानना। सम डेविएशन जो होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड में आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन, है ना, मैनेजर्स को ये करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या करेगा मैनेजर, अकॉर्डिंग टू दिस कंट्रोल सिस्टम फोकस शुड बी ऑन द की रिजल्ट्स एरिया विच आर क्रिटिकल टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब उन चीज़ों पे काम किया जाएगा जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं मेजर की जा रही। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजर शुड गिव अटेंशन टू सिग्निफिकेंट ऑफ डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। और इस वाले केस में मैनेजर कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब उस चीज़ पे ही पर्टिकुलर पे फोकस करेगा जिसकी वजह से वो एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है और जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया काम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक्शंस लेने करेक्टिव, है ना। एनालाइज कर लिया डेविएशन को कि किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। द फाइनल स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, करेक्टिव एक्शंस लेना। और अगर करेक्टिव एक्शन तभी लेना पड़ता है जब डेविएशन जो है, जो कमी है, वो लिमिट के परे है, मतलब संस्था को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। पर अगर छोटी मोटी गलती हुई है एम्प्लॉय से और डेविएशन जो है एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, तो फिर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय को जस्ट समझा बुझा के ख़त्म कर देना है कि आगे से ये गलती ना हो। अब देखो ये कॉज ऑफ डेविएशन है और ये पॉसिबल करेक्टिव एक्शन है। जैसे डिफेक्टिव मटेरियल है तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल को कर देना, है ना। मशीनरी कमी है तो रिप्लेस करो या उसको रिपेयर करो। ऑब्सोलेट मशीनरी है, मतलब कि जो दिक्कत दे रही है बार बार, पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसे अपग्रेड करो। डिफेक्टिव प्रोसेस है तो उसको मॉडिफाई करो, है ना। पुअर वर्किंग कंडीशन है तो फिजिकल वर्क, जैसे फैक्ट्री में अच्छे से फैक्ट्री कंडीशन क्लीनिनेस हो गया या फैक्ट्री की बिल्डिंग सही बनाना। मोटिवेशन नहीं है तो सुटेबल इंसेंटिव दो, चाहे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो भी। तो दिस इज़ योर कंट्रोलिंग चैप्टर का एक ओवरव्यू है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा।
हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स।